नवाज शरीफ की सिर्फ 3 दिन बाद वापसी है और वतन वापसी के बाद उनकी फौरी गिरफ्तारी से बचने के लिए नून लीग ने नवाज शरीफ के खिलाफ चलने वाले केसेस में हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। और गैर मामूली तौर पर नवाज शरीफ की दरख्वास्त आज ही दायर हुई, जिस पर आज ही नंबर लगा और आज ही 2 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की। और दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर किसी फरीक की तरफ से दरख्वास्त आने के बाद अदालत दूसरे फरीक को नोटिस जारी करती है, मगर नैब जो इस केस में नवाज शरीफ के खिलाफ फरीक है, उसका वकील अदालत की तरफ से नोटिस जारी होने से पहले ही आज कमरा अदालत में मौजूद था और नैब प्रोसिक्यूटर ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर मौका अख्तियार किया कि अगर कोई वापस आना चाहता है तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। जिसके बाद अदालत ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत कल के लिए मुलतवी कर दी है। यानी नवाज शरीफ के लिए रिलीफ के दरवाजे खुलते जा रहे हैं और उनके सियासी हरीफ इमरान खान के लिए रिलीफ के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि साइफर केस तेजी से आगे बढ़ रहा है। नवाज शरीफ की वापसी के 2 दिन बाद यानी 23 अक्टूबर को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होनी है और FIA ने इमरान खान के खिलाफ अपना चालान जमा करा दिया है, जिसमें 28 गवाहान की फहरिस्त शामिल है और उन गवाहों में इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और पाकिस्तान के अमेरिका में साबिक सफीर असद मजीद भी शामिल हैं। यानी इस्टेब्लिशमेंट ने जिस रियासती निज़ाम का इस्तेमाल करके इमरान खान को इक़्तिदार तक पहुँचाया और फिर इमरान खान की ख्वाहिश पर नैब, FIA, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ने दीगर सियासी जमातों को टारगेट किया, नून लीग को टारगेट किया। आज वही रियासती निज़ाम इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, जो ना सिर्फ गलत है बल्कि अफसोसनाक है और इसके नताइज मनफी ही निकलेंगे, जैसा कि माजी में निकले हैं। मगर इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ उरूज और जवाल की यह कहानी ना सिर्फ सबक आमूज़ है बल्कि पाकिस्तान के रियासती और सियासी निज़ाम की हकीकत भी है। आइए उनकी ये कहानी उनके अपने बयानात की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। 19 साल तक इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर ताल्लुकात की सीढ़ियाँ चढ़ते रहे, लेकिन 2 साल पहले कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिससे ये ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए। और ये 2 वाक़यात एक फ़ौजी अफसर को DGISI के अहदे से हटाने और एक फ़ौजी अफसर को DGISI के अहदे पर लगाने और फिर इसे उसी अहदे पर बरकरार रखने से मुताल्लिक है। मगर इन वाक़यात के बाद भी इमरान खान को ताल्लुकात बेहतर करने के कई मौक़े मिले जहाँ वो सियासी हिकमत अमली के तहत अपने अहदाफ को पहुँच सकते थे, मगर उन्होंने एक के बाद एक ऐसा कदम उठाया कि ये ताल्लुकात बदतरीन सतह पर पहुँच गए और तहरीक इंसाफ एक ऐसी मुश्किल पोजीशन में चली गई जहाँ से फौरी तौर पर निकलने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं। इस पूरे मामले का तफसील से जायज़ा लेते हैं। इमरान खान ने 1996 में तब्दीली का नारा लगाकर अपनी जमात तहरीक इंसाफ बनाई, मगर 6 साल तक यानी 2002 तक PTI सिर्फ एक शख्स की जमात थी। कौमी असम्बली में एक ही सीट जीत पाई। फिर इमरान खान ने नज़रियाती सियासत का नारा तो लगाया मगर पावर पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया। इमरान खान ने उससे पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मुतनाज़ रेफरेंडम में उनके हक़ में इस उम्मीद पर वोट दिया कि वो उन्हें इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें दिलवाएंगे, मगर जनरल मुशर्रफ ने सिर्फ चंद सीटों की पेशकश की। यहाँ से इमरान खान जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ हो गए और फिर जब 2008 में इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पर थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की वतन वापसी हो गई थी, तो इमरान खान ने 2008 के इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। फिर मुल्क में एक नई इस्टेब्लिशमेंट आई और 2008 में जनरल पाशा DGISI बन गए। यहाँ से इमरान खान ने अपने नए सियासी सफ़र का आगाज़ किया। वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब होते चले गए और 2010 से 2012 तक जनरल पाशा की सरबराही में प्रोजेक्ट PTI यानी पाकिस्तान में तब्दीली के नाम पर एक नई सियासी जमात को परवान चढ़ाने के अमल का आगाज़ हो गया। 2011 में दूसरी जमातों से लोगों को तोड़ कर PTI में शामिल करवाने का सिलसिला शुरू हो गया। तहरीक इंसाफ के मौजूदा सदर परवेज़ इलाही खुद ही इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि जनरल पाशा उनकी साबिका जमात काफ लीग को तोड़कर लोगों को PTI में शामिल करवाते थे और यूं ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। मगर पीपल्स पार्टी की 5 साल हुकूमत के बाद नून लीग ने दहशतगर्दी और लोड शेडिंग के खात्मे का नारा लगाया। 2013 में नून लीग की हुकूमत कायम हुई, मगर इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग की हुकूमत कायम होने के बाद प्रोजेक्ट PTI से तेज़ी से काम शुरू कर दिया। नून लीग की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए अगले ही साल यानी 2014 में इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से इस्लामाबाद में धरना करवाया गया और नवाज शरीफ से इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट दोनों ने मिलकर इस्तीफे का मुतालबा किया। एक ने सरेआम किया, एक ने पीठ पीछे किया, लेकिन जब नवाज शरीफ ने मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया तो फिर बाकायदा इस काम के लिए सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल किया गया और ये काम मुल्क में जनरल बाजवा की सरबराही में आने वाली इस्टेब्लिशमेंट ने किया। जनरल बाजवा 2016 में आर्मी चीफ बने, लेकिन वो भी PTI प्रोजेक्ट को आगे लेकर चले। साबका आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उस वक्त के ISI के DGC मेजर जनरल फैज़ हमीद ने अदलिया के जरिए उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करवाया, फिर उन्हें पार्टी सदारत से हटवाया गया, फिर उन्हें ताहयात नाअहल करवाया गया और 2018 के इलेक्शन से पहले नून लीग को क़यादत से महरूम कर दिया गया। फिर एहतसाब अदालत के जरिए फैसला करवाकर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में डाल दिया गया और सेनेट में नून लीग की अक्सरियत को रोकने के लिए बलूचिस्तान में नवाज शरीफ की हिमायत याफ्ता हुकूमत ख़त्म करवाई गई। एक नई जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई और इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता उस जमात की बलूचिस्तान में हुकूमत कायम की गई, जिसने फिर तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान कर दिया। उस वक्त नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और जनरल बाजवा पर तनकीद हुई तो इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन से पहले मई 2018 में इंटरव्यू में जनरल बाजवा का दिफा करते हुए कहा कि मेरे ख्याल में
जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज़्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल आया है। उसने कौन सी ऐसी चीज़ की है मुझे बताएं, सिर्फ नवाज शरीफ की मदद नहीं की तो वो खिलाफ हो गया है। यूं 2018 में तहरीक इंसाफ की कामयाबी के लिए बाकायदा स्टेज तैयार हो गया और इमरान खान को इक़्तिदार मिल गया। इक़्तिदार मिलते ही इमरान खान ने अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया, मगर नून लीग ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां बनाना शुरू कर दिया, फौजी मुदाखलत पर तनकीद की। लेकिन इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट का दिफा करते थे, दावा करते थे कि हुकूमत और फौज एक पेज पर हैं, तारीखी ताल्लुकात हैं, तारीखी आर्मी चीफ हैं, उसकी तारीखी कारकर्दगी है। दिसंबर 2018 को एक इंटरव्यू में कहा कि एक एस्टैब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की, जो टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, एक पेज पर खड़े हैं। फिर 1 नवंबर 2020 में इमरान खान ने एक तकरीर के दौरान कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अगर ये ISI के चीफ और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया है, ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगर ये डाकू इनके खिलाफ बोल रहे हैं इसका मतलब है कि ये ठीक लोग हैं। बात यहाँ तक भी महदूद नहीं थी, बल्कि वज़ीर आज़म की हैसियत से इमरान खान जनरल बाजवा को तालीम के शोबे में तवज्जो पर खराज तहसीन पेश किया करते थे। 9 दिसंबर 2019 को इमरान खान ने बयान दिया कि मैं जनरल बाजवा आपको भी दाद देता हूँ कि आर्मी बैकग्राउंड से होते हुए जितना आप तालीम पर जोर देते हैं, इसके लिए भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन जब अपोजिशन फौज की मुदाखलत पर तनकीद कर रही थी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान तनकीद कर रहे थे, तो 18 दिसंबर 2020 को इमरान खान ने एक इंटरव्यू में जनरल बाजवा के सब्र और ठहराव की तारीफ़ें करते हुए कहा कि मैं जनरल बाजवा की आज एक तारीफ़ करता हूँ। इस तरह किसी आर्मी चीफ को अटैक करने से फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी हैं, इसके अंदर ठहराव है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता तो बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो यकीन रखते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, और ये इसलिए जनरल फैज़ और जनरल बाजवा पर अटैक कर रहे हैं, फौज को ब्लैकमेल कर रहे हैं। यहाँ आर्टिकल 6 लगता है, गद्दारी का केस है। बड़ा कम होता है कि मुल्क में सिविल और मिलिट्री के इतने अच्छे ताल्लुकात हों। हमारी इस वक्त ज़बरदस्त रिलेशनशिप है जिसकी इनको तकलीफ है। फिर 12 मई 2020 को जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद पर अपोजिशन की तनकीद को इमरान खान ने गद्दारी कह दिया और अपोजिशन को गद्दार डिक्लेयर करके आर्टिकल 6 लगाने की बात करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ISI चीफ को हिट कर रहे हैं और फौज को कह रहे हैं कि इनके खिलाफ बगावत करो। आप जब फौज को कह रहे हैं कि आर्मी चीफ और ISI चीफ ये दो गंदे हैं, बाकी फौज ठीक है, तो आप यही कह रहे हैं ना। अब क्या फौज कोई डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन करेगी? आप फौज को कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करो, इससे बड़ी गद्दारी क्या है? यही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर भी इमरान खान जनरल बाजवा का दिफा करते थे। 3 दिसंबर 2020 को वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह बयान दिया कि मेरा वाकई ये ख्याल है कि ये हमारा सबसे हम आहंग ताल्लुक है, हमारे दरमियान मुकम्मल राब्ता है, हम साथ मिलकर काम करते हैं, फौज जमहूरी हुकूमत की पॉलिसीज़ के साथ खड़ी है। फिर 17 अक्टूबर 2020 को इमरान खान ने बयान दिया कि मेरे टाइगर्स और पाकिस्तान के नौजवानों सुनो गौर से, आर्मी चीफ और DG ISI पर यह हमला जनरल बाजवा पर हमला नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज पर हमला है। यही बात नरेंद्र मोदी कर रहा था। हिंदुस्तानी अखबारों में बड़ी तारीफें हो रही हैं कि नवाज शरीफ बड़ा जमहूरी आदमी है। जिस तरह जनरल बाजवा ने इस हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की, जिस तरह उसने हमारा साथ दिया जब मुल्क में पैसा नहीं था, तो 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपना डिफेंस बजट में कट लिया क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी में आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े हैं। फिर इमरान खान ये भी कहते थे कि अपोजिशन को मसला ही फौज से इसलिए होता है क्योंकि फौज को उनकी करप्शन का पता होता है, मुझे क्यों मसला नहीं होता। 1 अक्टूबर 2020 को इमरान खान ने बयान दिया कि इनको प्रॉब्लम आता ही क्यों है। सवाल तो ये पूछें, मुझे क्यों नहीं प्रॉब्लम हुआ, इनको क्यों प्रॉब्लम होता है। ये आते हैं चोरी करने के लिए। हमारी जो एजेंसीज हैं ISI और MI, खासतौर पर ISI, उनको पता चल जाता है इनकी चोरियों का। और फिर इमरान खान ISI की तरफ से वज़ीर आज़म की फ़ोन कॉल टैप करने की भी हिमायत करते थे और कहते थे कि ISI मेरी हिफाजत के लिए ऐसा करती है। ये इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट के साथ उरूज की कहानी